वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ऐसी आलमी सूरत हाल से आगाह रखते हैं जिसका ताल्लुक हम समझते हैं कि मसला कश्मीर के साथ जुड़ा हो या उसके ऊपर वो असरअंदाज हो। तो इसी हवाले से आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहले चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की कुछ खबरें हमारे पास हैं, जिनमें शगर में कशमल में 2 महीने से, बल्कि 2 महीने और 1 हफ्ता हो गया है आज, आटा नहीं है वहाँ। और लोग जो है वो उन्होंने कहा है कि अब वो शाहराह कराकोरम जो है, कराकोरम हाईवे, उस पे धरना देंगे। और ये हालात बड़े संगीन है। नाजरीन, आप जानते हैं कि आटा जो है वहाँ के लोगों की स्टेबल डाइट है और आटा ना मिलने का मतलब ये है कि लोग भूखे रह रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, हमारे पास एक खबर है कि मोटरवे पुलिस जो है उसने मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में 140 ऐसे मकामात की निशानदेही की है जो ट्रैफिक के लिए इंतहाई खतरनाक है। आपको हम बताते रहते हैं, आए दिन सेफ्टी वॉल ना होने की वजह से गाड़ियां जो है वो गिर जाती हैं, पहाड़ों से नीचे दरियाओं में गिर जाती हैं, खाइयों में गिर जाती हैं और कीमती जानें उनकी नजर हो जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया कल फिर पेश आया है, जिसमें स्कर्दू से गिलगित जाने वाली एक व्हीकल जो थी, मोटर जो थी, वो गहरी खाई में जा गिरी। वो टर्न था और टर्न काटते हुए वो उलट के तो नीचे जा गिरी दरिया में। 6 लोग नाजरीन उसमें मर गए, 2 जख्मी हैं, 6 मर गए। तो ये बहुत संगीन मामला है और इसके ऊपर जो है सेफ्टी वॉल के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि सेफ्टी वॉल्स हों। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो चित्राल है वहां पे सैलाबी रेला चित्राल से और गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है, पीओजे के से भी गुजर रहा है। दर्जनों मकान डूब गए हैं और चित्राल की कई सड़कें और कई ब्रिजेस जो हैं वो भी बह गए हैं। और मवेशी खाने जो होते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे गाय बैल बकरी को रखा जाता है उसको मवेशी खाना कहते हैं। जैसे दवाई जहाँ से मिलती है उसको दवा खाना कहते हैं। वो कई मवेशी खाने भी जो है वो सैलाबी रेले में बह गए हैं। क्लाइमेट चेंज के असरात जो है वो बहुत तेजी से असरअंदाज हो रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, हत्ता के इवन जो वादी का जम्मू कश्मीर है वहां पे भी, जम्मू में कई जगह पे लैंड स्लाइडिंग की इतलाएं मिली हैं, कश्मीर वगैरह के इलाकों में भी। तो ये पूरा इलाका जो है ये मौसमी याती तब्दीली की जद में है। अब इसमें जो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान है, इसके नतीजे में जो आज की ताज़ा रिपोर्ट है वो ये है कि मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के असरात के नतीजे में जो सैलाब आया है उसकी वजह से जो कराकोरम हाईवे है वो 8 जगहों से और बाबूसर रोड 4 जगहों से जो है वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक हो गई है। और गोजाल में मोखून के मकाम पर पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया, वो जो लैंड रूट था। 3 दिन पहले जो है वो एक ही फैमिली के 4 लोग जो है लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो जान से भी गए। उसकी वीडियो काफी ग्राफिक थी तो मैंने सोचा आपको ना दिखाई है। इसके अलावा जो है वो पीओजेके से हमारे पास जो खबर है वो ये है कि कल की ताज़ा खबर ये है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट बजट है उसमें 12 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल आ रहा है। और ये इसलिए आ रहा है कि ये 42 बिलियन रुपीस पाकिस्तान ने डेवलपमेंट बजट की मद में देने थे पीओजेके को, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिए और उसकी जगह सिर्फ 30 बिलियन दिया है। तो अब आगे ये क्या होगा, कैसे चलेगा सिस्टम पीओजेके का, ये इसका कोई हमें जो है वो नहीं पता। सुनने में आ रहा है कि आटे की कीमतें जो है, पहले तो आटा मिल ही नहीं रहा, उसकी कीमतें जो है उसमें पीओजेके में मजीद इजाफा करके शायद कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा पीओजेके में भी जो सैलाब की वजह से जो तबाही है उसमें बाग जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके सड़कें
5 सड़कें मेन वहां बंद हो चुकी हैं, 18 मकान वहां पे तबाह हो गए हैं, लैंडस्लाइडिंग की वजह से जगह जगह पहाड़ी रास्ते बंद हो गए हैं। और मुजफ्फराबाद में शौकत लाइन से लेके ललोची तक की जो राब्ता सड़क है वो तबाह हो चुकी है। चकोटी में आसमानी बिजली गिरी है दरिया के अंदर, जिससे नाला काजी नाग जो है, जैसे अनंतनाग वगैरह उधर है, ऐसे हमारे यहाँ भी यहाँ पे ऑक्युपाइड पीओजे के जो है इसमें नाला काजी नाग है, उसमें बड़े सख्त तुगयानी आई है और 50 के करीब मकान जो थे गांव के वो तबाह हो गए हैं इसके नतीजे में। ये कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ खबरें पाकिस्तान की। और उसमें एक खबर तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो 22 और 23 जुलाई की रात को अचानक काबीना के इजलास में बिजली की कीमत ₹7.50 पर यूनिट बढ़ा दी है। और ये जो बिजली को कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर जो है उनके ऊपर टोटल 3,495 बिलियन रुपीस का एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया गया। एक्सक्यूज मी। पाकिस्तान में जो महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, मईशत की गैर यकीनी सूरत की वजह से तकरीबन पिछले 6 महीनों में 3,95,166 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए। इस तरह नाजरीन अब तक 1,28,00,000 से ज्यादा पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में चले गए। ये पाकिस्तान की कुल आबादी का 14.5% बनता है। इट्स अ वेरी बिग परसेंटेज। जब से शहबाज शरीफ जब से इक़्तिदार में आए हैं, अब तक 12 लाख नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं इन हालात की वजह से। उधर से पीआईए का भी आपने जानते ही हैं, अक्सर मलेशिया वाले उनका जहाज खड़ा कर लेते हैं कि पैसे दो तो फिर लेके जाओ। तो पीआईए जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उस पर 742 बिलियन रुपीस का कर्जा चढ़ चुका है। और साद रफीक जो हवाबाजी के वजीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर पीआईए की स्ट्रक्चरिंग ना की गई तो 1.5 साल में पीआईए बंद हो जाएगी। अच्छा, पीओजे कैसे और खबर आ रही है, अभी ये मेरी आंखों से नजरअंदाज होने लगी थी। पीओजेके में ऑल पाकिस्तान क्लब्स एसोसिएशन जो एपका है, उसका जो आजाद कश्मीर विंग है, उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद तनख्वाहों में इजाफे के लिए पीओजेके के 10 जिलों में जो है वो प्रोटेस्ट शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान में नाजरीन गुर्बत का ये आलम है कि इस वक्त 8 करोड़ अफराद, 22 करोड़ में से 1 करोड़ सवा करोड़ तो निकल गया, बाकी जो पीछे 8 करोड़ है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे। तो ये सूरत हाल है। और ऐसी खबरों के बीच में फिर खबर आ जाती है कि जी वो इंडिया और जो है इंडोनेशिया का आपस में मुआहदा हो रहा है कि वो डॉलर में और रुपयों में, डॉलर की जगह रुपयों में आपस रुपया, उनका इंडोनेशिया वालों का जो करेंसी उसको रुपया कहते हैं, रुपये में और रुपयों में ये ट्रेड होगी। उधर सुनने में आ रहा है कि यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो भी इंडिया के साथ रुपयों में और दिरहमों में काम शुरू करेंगे, ट्रेड करेंगे। डॉलर की हेगेमनी दिन ब दिन कम होती जा रही। उधर से रेनमिनपी जो है चाइनीज करेंसी, उसके बारे में भी ये खबरें आती रहती हैं कि वो पाकिस्तान के साथ भी रेनमिनपी में शायद ट्रेड कर रहे हैं और पाकिस्तान जो रूस के साथ ट्रेड कर रहा है उसमें भी वो रेनमिनपी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की जो मॉनिटरी हेगेमनी है आलमी मंडी पे, उसमें शिगाफ हो रहे हैं। अभी वो कमजोर नहीं हुई, अभी तगड़ी है वो, लेकिन उसके अंदर सुराख हो रहे हैं, जगह जगह सुराख हो रहे हैं। और वो लगता है कि ये जो इमारत है मॉनिटरी स्ट्रक्चर की, ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही है और इसके मुस्तकबिल के बारे में जो है वो कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। ब्रिक्स ममालिक अगर आपस में एक दूसरे की करेंसियां इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर डॉलर तो गया। तो इसी हवाले से नाजरीन बात करनी है आज चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है तजारत के हवाले से और मनी वाइज, ये कैसे
अमेरिकन जो डॉलर है इसको इम्बैलेंस कर सकते हैं या शायद करेंगे, या क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस की उन्होंने, हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में। जनरल साहब, ये कुछ मेरे पास फिगर्स हैं, मैं पहले वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है पेंडेमिक के बाद 2021 में, वो 43% के हिसाब से उसमें इजाफा हुआ है, और लास्ट 2021 में 8.6% के हिसाब से वो ट्रेड बढ़ी है। टोटल वैल्यू इसकी जो है वो कह रहे हैं कि $136 बिलियन बनती है, जो कि 2000 में जब क्लिंटन आए थे इंडिया, उससे 27 टाइम्स ज्यादा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, वो इतनी ज्यादा है कि इंडिया एक लंबे अरसे तक चाइना के इस डिपेंडेंसी से निकल नहीं सकता। मिसाल के तौर पर इकोनॉमिस्ट ने ये फिगर्स दी हैं कि 70% जो फार्मास्यूटिकल की इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। और 2020 में जो ट्रेड है, गुड्स की जो ट्रेड है, वो $88 बिलियन तक चली गई है, जिसमें चाइना ने $46 बिलियन कमाए हैं इंडिया से, और चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। ऐसे में हम देखते हैं कि जो 7 फ्लैश पॉइंट थे चाइना और इंडिया के, जो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे, वहां 5 फ्लैश पॉइंट्स पर तो फौजें वापस चली गई हैं, वो बफर जोन बन गए, ना वहां इंडिया की फौज है ना चाइना की फौज है। लेकिन 2 फ्लैश पॉइंट अभी भी ऐसे हैं जिन पे अभी बातचीत होनी है। तो क्या चाइना और इंडिया की जो ट्रेड के हवाले से कुर्बत है, क्लोजनेस है, या डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंट है, क्या ये रीजन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है उसको इसी तरह से काउंटर बैलेंस करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रख रहा है, अभी मोदी साहब का बड़ा स्वागत हुआ है। क्या अमेरिका ये समझता है कि इंडिया, चीन जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेड हो रही है, अमेरिका का साथ देगा ताइवान के मसले पे? हाँ देखो, बिल्कुल मिर्जा साहब, आपने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, पहले तो मैं ये बताऊंगा, वाकई भारत और चीन का जो ट्रेड है $140 बिलियन के करीब है अभी, और वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, और फर्स्ट है अमेरिका जो कि 180 बिलियन करीब, थर्ड है यूएई। ये भी सच्चाई है कि भारत और जो चीन का ट्रेड है वो बढ़ा है लास्ट 2-3 साल में। उसकी वजह 2-3 है, क्योंकि दोनों WTO के मेंबर हैं, और कुछ एक हमने जो पैक्ट साइन किए हुए थे 2020 से पहले भी, उनको फॉलो किया जाएगा, वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकते। हमने काफी हद तक इस ट्रेड को कम किया है, इन द सेंस कि हमने कम से कम 200 ऐप को बैन किया है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चीन की कम की है। हाँ, ये भी सच्चाई है कि जो ये $130 बिलियन का जो ट्रेड है, इसके अंदर ज्यादातर भारत इंपोर्ट कर रहा है, जो कि इन एडवांटेज टू चाइना है, ऑलमोस्ट 60-40 है। तो ये सच्चाई आने वाले समय में भारत जो है धीरे धीरे चीन से जो रॉ मटेरियल है उसकी दूसरी जगह ढूंढ रहा है। उसको टाइम लगेगा। आपने सही बोला, फार्मास्यूटिकल जिसका हम एक प्रकार से ब्रेन हाउस है और एक प्रकार से पावर हाउस है, मगर उसका रॉ मटेरियल चीन से आता है, और काफी और भी रॉ मटेरियल चीन से आते हैं, मगर अब जैसे सप्लाई चेन वहां से शिफ्ट हो रही है, और इसी प्रकार से अब हम भी सोच रहे हैं कहीं और जगह से भी लिया जाए। इतनी जल्दी किसी से ट्रेड कम करना बड़ा मुश्किल है, मगर भारत ने एक साफ सुथरे शब्दों में ये बता दिया चीन को कि जब तक भारत और चीन के बीच में पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं आएगी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, तो इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। तो ये उसको भी मालूम है, और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट देता है। जब बात आती ट्रेड की, तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि आपको ये समझना चाहिए चीन और अमेरिका अब कट्टर दुश्मन है।
मगर फिर भी इनका ट्रेड $700 बिलियन से ज्यादा है। और चीन और ताइवान भी कट्टर दुश्मन है, उनका भी ट्रेड कम से कम $150 बिलियन है। तो ये ट्रेड और जो लड़ाई है वो चलती रहती है, क्योंकि आप एक इंटरडिपेंडेंट है, ये ग्लोबल विलेज है, इसके अंदर एक प्रकार आप उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जब भारत की बात आती, भारत बड़े ढंग से जा रहा है। जब आपने बताया लद्दाख के अंदर आपके 7 फ्रिक्शन पॉइंट थे, 5 में बाय एंड लार्ज आपके वो हो गया। मैं कहता हूं अभी इतना नहीं हुआ है, डिसएंगेजमेंट हुई है, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन अभी भी नहीं हुई है, और दो जो डेप्संग का इलाका है वो अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ। मगर भारत ने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया, अपने हथियार बनाए हैं, और भारत बिल्कुल तैयार है। अगर आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कल को चीन ताइवान पे हमला करता है या भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, देखो भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करता है। भारत को पता है अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो भारत को खुद लड़ना है, मगर उसको हथियार वगैरह मिल सकते हैं। मगर जब आती है इंडो पैसिफिक की बात, तो हम क्वाड के मेंबर हैं और हम वाकई मदद करेंगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अमेरिका को, अगर जो चीन ताइवान पे हमला करता है। ये अनरिटन है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो क्वाड के मेंबर हैं। यूं तो क्वाड के 3 प्रिंसिपल हैं, फेयर, इंक्लूसिव एंड इंडो पैसिफिक। उसके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन, जिसके अंदर ये आपका ताइवान आता है। तो मतलब ये है, मुझे लगता है पूरा विश्वास है, और ये भी सच्चाई है कि चीन को भी भली बाती मालूम है, अगर वो जबरदस्ती ताइवान को हड़पने की कोशिश करेगा तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा। ये जो बाइडेन ने भी बड़े साफ सुथरे में शब्दों बताया। उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हरदम वहां रहते हैं, यूएसएस निमतिज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में है। उसकी 18 फ्रिगेट और 2 उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर और 21 F-15 एंड 16 वो भी वहीं पर डिप्लॉयड हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं चीन इतनी मूर्खता करेगा कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेगा ताइवान से, मगर ये आने वाला समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है, भारत और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत आगे बढ़ेंगे, इसमें वो नहीं। और सबसे ज्यादा भारत और अमेरिका का जो ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वो बड़े जोरों से हो रहा है। जिस प्रकार से अब हमारे पास जेट इंजन भारत में बढ़ेंगे, जिसको HAL बनाएगा, 400 से ज्यादा इंजन, इसी प्रकार से बहुत कुछ हो रहा है। मगर ये सच्चाई है, भारत किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के साथ एक प्रकार से मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है, मगर एक प्रकार से हमने किसी से मिलिट्री पैक्ट साइन नहीं किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिर्जा साहब, नाजरीन, जैसा कि आपने देखा किस खूबसूरती के साथ जनरल साहब ने सारी सिचुएशन को आपके सामने रखा है, और ये आज इसलिए मैं इसको जरूरी समझ रहा था कि डिस्कस किया जाए हमारे प्रोग्राम में। नंबर 1 तो इसलिए कि जब से मोदी जी ने अमेरिका का विजिट किया है और उनको इतना बड़ा स्वागत दिया गया वहां पे, उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स और दूसरे अखबारात, इकोनॉमिस्ट, इसके अंदर जो लिबरल सोच रखने वाले लोग हैं, लिबरल लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसे मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए हैं जो कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में शक और शुबे के बीज बोने का काम कर रहे हैं। और इसी हवाले से वो बार बार अमेरिका को ये चुनौती दे रहे हैं कि देखो, चाइना की ट्रेड जो है वो इंडिया की चाइना के साथ जो ट्रेड है वो इतनी क्रूशल है, ये ताइवान के मसले पर तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो एक शक और शुबे की जो है वो फिजा पैदा कर रहे हैं। लेकिन किस खूबसूरती के साथ जनरल साहब ने हमें ये बताया कि जनाब, जो अमेरिका और चाइना की ट्रेड जो है उसका वॉल्यूम क्या है, वो भी उन्होंने सामने रख दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बड़ा मुताहत होना पड़ेगा। हमारे दुश्मन अल्फाजों के गोरख धंधे में घुमा फिरा के ऐसी जहन साजी करने की कोशिश करते हैं जो एतमाद को धोखा दे। जनरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब के 2 ही मेन प्रोजेक्ट हैं, एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। और इन दोनों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको एक किस्म का समझ लें उनकी कनेक्टिविटी की पॉलिसी है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उनका सेल्फ रिलायंस है। तो ये कह रहे हैं कि ये
2070 में जाके कहीं हम चाइना के पोजीशन पे आएंगे। ये बहुत लंबा टाइम नहीं है 2070, मैं तो नहीं होऊंगा उस वक्त। नहीं नहीं बिल्कुल, देखो ऐसा है कि ये भी समझना पड़ेगा, चीन भी तो प्रोग्रेस कर रहा है और अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, उसकी एजिंग पॉपुलेशन है। देखो अभी भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी जो इकोनॉमी है करीब करीब $3.5 ट्रिलियन है, और अगले 4 साल के अंदर 2027 तक भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के, और 2047 तक भारत जो है एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। और 2075 के अंदर जो एक चल रहा है कि उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी जो होगी वो चीन की होगी और सेकंड भारत की होगी, बहुत नजदीक होगी, और अमेरिका पीछे आ जाएगा 3rd नंबर पे। ये सच्चाई है कि भारत 2 चीजों पे बड़ा ध्यान दे रहा है। एक तो आपने ठीक बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके अंदर कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोडों का जाल बिछिया, रेलवे लाइन, और उसके बाद एयरवेज ये और वाटरवेज, ये चारों तरफ से भारत कनेक्टिविटी को करता जा रहा है और बहुत जोरों से प्रोग्रेस हो रही है। दूसरा है जो मैन्युफैक्चरिंग, आपने बताया हो क्या रहा है, भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के जिस प्रकार से अब एक हब सेंटर बन गया है वो काबिल तारीफ है। और एक स्टार्टअप जो आईटी है वो भी, ये सॉफ्ट पावर भी भारत की बहुत आगे बढ़ रही है, जिसके कारण ये बेंगलोर जैसे सिलिकॉन वैली वो बड़ी पनप रही है, वो भारत एक हब सेंटर बन गया वर्ल्ड का। और जिस प्रकार से जो सप्लाई चेन जो कि चीन से हट रही हैं वो इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत में आ रहे हैं, भारत एक प्रकार रेजिलेंस इन सप्लाई चेन का मुजाहरा देता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत के पास कुछ एक प्लस पॉइंट है। भारत की जो इकोनॉमी एक रोबस्ट है, भारत की इकोनॉमी बेस्ड है, भारत की जो मैन पावर है, क्योंकि मैन पावर जो है हमारी एजिंग पॉपुलेशन ही है, यंग पॉपुलेशन है। आने वाले समय में भारत की प्रगति और होगी और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट भी देता है, ये भी है मैन्युफैक्चरिंग भारत का एक जो बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट देता है, ये इंतहाई महत्वपूर्ण बात है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट देता है। और यही वजह है कि नाजरीन अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट चाइना से में ट्रांसफर करने के बारे में इंतहाई संजीदगी से गौर कर रही है। नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद।